नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध में लंबे समय से ये सवाल उठाया जा रहा था कि भारत की एक बड़ी भूमिका वैश्विक राजनीति में है और भारत को इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभानी चाहिए। आखिर हम विश्व गुरु भी हैं, तो भारत इसमें क्यों मध्यस्थ की भूमिका में नहीं आया और पाकिस्तान इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, इस पर भी कई लोग सवाल उठा रहे थे। लेकिन कल इसका जवाब मिला सर्वदलीय बैठक में, जब विदेश मंत्री ने सूत्रों के हवाले से ये कहा कि भारत कोई दलाल नहीं है। यानी भारत इसलिए मध्यस्थ नहीं बना क्योंकि भारत कोई दलाल नहीं है। इस युद्ध पर और भारत के इस रुख पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है दात स्वतंत्र पर। तो डॉक्टर साहब, अब तो जवाब मिल गया आप लोगों को और तमाम लोगों को जो सवाल उठा रहे थे कि भारत क्यों नहीं मध्यस्थ की भूमिका निभाता, जबकि भारत की पोजीशन हमेशा से, सालों से, दशकों से बहुत मजबूत वैश्विक मंचों पर रही है। तो हमारी पोजीशन के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि हम दलाल नहीं है, इस कारण ये मध्यस्थता हमने नहीं की है। देखिए विक्रांत जी, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा अपडेट कर दें कि ये सवाल आया कहाँ से। कल सर्वदलीय बैठक थी इसी वैश्विक संकट को लेकर। उसमें तारिक अनवर ने, जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछा कि ये मध्यस्थता ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो बातचीत है वो इस्लामाबाद में क्यों हो रही है, भारत इस भूमिका में क्यों नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत दलाल देश नहीं है, पाकिस्तान जैसा दलाल देश नहीं है, इसलिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं। नंबर एक, एस जयशंकर भारतीय विदेश सेवा में रहे हैं, उनसे ऐसे बयान की अपेक्षा नहीं की जा सकती। नंबर एक, किन्हीं दो देशों या तीन देशों में चल रहे संघर्ष के समय मध्यस्थता करना दलाली नहीं होती। अगर ये दलाली है तो पहला सवाल तो मेरा ये है कि एस जयशंकर का एक बयान अभी वायरल हो रहा है, किसी चैनल के कॉन्क्लेव में वे गए थे, जिसमें वे दावे के साथ तारीख और समय, अवधि सब बता रहे हैं कि मैं उसका साक्षी हूं, भारत ने मध्यस्थता की थी, वॉर रुकवाया था। और वो तो आपको याद ही होगा, वॉर रुकवा दी पौ पौ। तो मेरा पहला सवाल यह है कि यूक्रेन रूस युद्ध रुकवाने में, मध्यस्थता करवाने में पौ पौ ने कितनी दलाली खाई थी। मैं चाहता हूं 10 स्वतंत्र का ये सवाल उन तक पहुंचे, वे बता दें कितनी दलाली खाई थी। उस दिन तक भारत दलाल देश था क्या, अगर जयशंकर की परिभाषा को ही माने तो। नंबर दो, दो देशों या तीन देशों या चार देशों, संघर्षरत देशों के बीच समझौता वार्ता कराना, मध्यस्थता कराना दलाली नहीं होती, बल्कि उस देश का इकबाल होता है, उस देश का जलवा होता है, उसकी वैश्विक बिरादरी में हैसियत होती है कि आपको कोई सरपंच बनाए, आपको कोई पंच परमेश्वर की कुर्सी पर बिठाए और कहे कि हमारे झगड़े को सुलझा दीजिए। और ये तब होता है जब आपकी सचमुच में वैसी साख होती है, जैसी साख इस देश की आजादी के चंद सालों बाद दुनिया में बन गई थी। कोरिया युद्ध 50 के दशक में चल रहा था, लगभग ऐसे हालात हो गए थे कि दुनिया को लगने लगा था कि तीसरा महायुद्ध होने वाला है। दोनों महाशक्तियां शक्तियां आमने सामने थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोरिया युद्ध में मध्यस्थता की, उस लड़ाई को विश्व युद्ध में बदलने से रोका गया, और पंडित नेहरू की उस भूमिका को पूरी दुनिया ने माना। उनकी मध्यस्थता विदेश नीति की किताबों में पढ़ाई जाती है। मध्यस्थता दलाली नहीं होती जयशंकर। नंबर टू, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। जी। तब युद्ध विराम हुआ और समझौता वार्ता हुई ताशकंद में, उस वक्त के यूएसएसआर में, सोवियत संघ में। तो क्या सोवियत संघ दलाल देश था, जिसकी धरती पर जाकर लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री ने समझौता किया? एक और उदाहरण सुन लीजिए। जी। विश्व बिरादरी में, दुनिया के इतिहास में कैंप डेविड समझौता एक मील का पत्थर माना जाता है। मिस्र इजराइल के बीच दशकों से लड़ाई चल रही थी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। कैंप डेविड एक रिजॉर्ट जैसा है, अमेरिका के राष्ट्रपति का एक तरह से कहना चाहिए ऐशगाह है, विश्राम गृह है।
जिमी कार्टर 13 दिन तक लगातार, अमेरिका का राष्ट्रपति जिमी कार्टर मिस्र और इजराइल के मुखिया को लेकर बातचीत कर रहा है, उनके दलों से बात कर रहा है, और अंत में वो कैंप डेविड समझौता हुआ। मिस्र की तरफ से अनवर सादात ने और इजराइल की तरफ से मेनाचेम बेगिन ने दस्तखत किए थे। तो क्या जिमी कार्टर या यूएसए, अमेरिका जैसा देश, दलाल देश था? बताइए जयशंकर, अगर आपके विदेश नीति की किताबों में कैंप डेविड समझौते को, ताशकंद समझौते को, कोरिया युद्ध रुकवाने को दलाली कहा जाता हो, तो उस किताब का पन्ना बताइए हमें, वरना शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरिए। क्या आप ये नहीं जानते कि मध्यस्थता करना दलाली नहीं होती? एक और बात विक्रांति जोड़ लीजिए, जी। जिस पाकिस्तान को दलाल देश कह रहे हैं जयशंकर, वो पाकिस्तान तो आज भी हमारा शत्रु राष्ट्र नहीं है। भारत सरकार की औपचारिक उद्घोषणाओं में पाकिस्तान को शत्रु राष्ट्र नहीं माना गया है। और ये कौन सा पाकिस्तान है विक्रांत जी? मैं समझ नहीं पाया इस जयशंकर के बयान से। कहीं ये वही पाकिस्तान तो नहीं है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बुलौए के चले गए थे? ये वही पाकिस्तान तो नहीं है जहां नवाज शरीफ की अम्मी को पैरी पौना कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री? ये वही पाकिस्तान तो नहीं है जिसके प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी के पहले शपथ समारोह में बुलाया गया था, लाल कालीन पर गले लग रहे थे नरेंद्र मोदी? ये वही पाकिस्तान तो नहीं है जहां लाहौर तक बस चलाकर ले गए थे अटल बिहारी वाजपेयी? ये वही पाकिस्तान तो नहीं है जहां मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर इन्हीं जयशंकर की पार्टी के तथा कथित लौह पुरुष मत्था टेकने गए थे? ये वही पाकिस्तान तो नहीं है जिसके राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को आगरा में शिखर वार्ता के लिए अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने बुलाया था? तो ये कौन सा पाकिस्तान है जिसे आज अचानक दलाल देश का दर्जा दे दिया गया? और अगर दलाल देश है तो आज भी उसके साथ कारोबार क्यों कर रहा है भारत? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के सुपुत्र, उनकी कंपनी आज भी पाकिस्तान के साथ धंधा कर रही है। लानत है ऐसे दलाल देश पर। हमें उससे हर तरह के रिश्ते तोड़ लेना चाहिए था। तो मैं समझता हूं विदेश नीति के मोर्चे पर देश के विदेश मंत्री का इस तरह का बयान भारी भूल है। न केवल भूल है बल्कि जघन्य मूर्खता है जी विक्रांत जी। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि डॉक्टर जयशंकर जो है भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, वो राजनीतिज्ञ व्यक्ति भी नहीं है। फिर भी उनके नहीं इस है। तरह के बयान समय समय पर आते हैं जो आम तौर पर हम राजनीतिज्ञ व्यक्ति से भी उम्मीद कम करते हैं कि वो इस तरीके का बयान देगा। क्योंकि जयशंकर जी तो विदेश नीति और तमाम चीजें ये अपेक्षा की जाती है कि वो सामान्य राजनीतिज्ञ से बेहतर समझता होगा। तो इस समय दुनिया भर के देश ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग किसी तरीके से सुलझे। और अगर कोई मध्यस्थता कर रहा है, कोई भी देश अगर मध्यस्थता कर रहा है, उसके बिल्कुल। बारे में इस तरीके के शब्द सुनकर इसका वैश्विक राजनीति में क्या इसको अन्यथा नहीं लिया जाएगा? क्योंकि दुनिया भर के देश इस समय चाह रहे हैं कि ये युद्ध किसी तरीके से रुके। बिल्कुल लिया जाएगा। देखिए, एस जयशंकर न केवल भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रहे हैं बल्कि चीन, अमेरिका जैसे देशों में हाँ। राजदूत रहे हैं। दुनिया में बड़े बड़े वैश्विक मसलों को उन्होंने बहुत करीब से देखा है। और भारतीय विदेश सेवा का अधिकारी तो पहले दिन से, आईएफएस में सेलेक्ट होने के बाद से विदेश नीति का अध्ययन करता है। हाँ। उसे तो पढ़ाया ही जाता है यही सब, कि अंतरराष्ट्रीय राजनय क्या है, डिप्लोमेसी किसे कहते हैं, कूटनीति में क्या होता है। कूटनीति में कुछ कहा जाता है, कुछ अनकहा रखा जाता है। जितना कहा जाता है उससे ज्यादा अनकहा छोड़ दिया जाता है। ये सब कूटनीति कहलाती है। लेकिन हमारे विदेश मंत्री इस वैश्विक संकट के सुलझने की दिशा में अगर कोई कदम आगे बढ़ रहा है और ऐसा बयान वे दे रहे हैं, तो न केवल ये उनकी खीज बता रहा है बल्कि वो ये भी बता रहा है कि ये मौका हमारे हाथ में नहीं आया, अंगूर खट्टे हैं। अच्छा, आप कल्पना करके बताइए विक्रांत जी, जी। अगर यही समझौता वार्ता, यही मध्यस्थता दिल्ली में हो रही होती, हाँ। नरेंद्र मोदी पहल कर रहे होते, जेडी वेंस
आज या कल दिल्ली आने वाला होता, हम्म। ईरान की तरफ से कोई आ रहा होता, कालीबाफ या कोई भी, हम्म। इजराइल की तरफ से विदेश मंत्री आ रहा होता, तो यही एस जयशंकर ऐसे ही किसी मंच पर बैठकर, खड़े होकर भरतनाट्यम कर रहे होते, किच्चीपुड़ी डांस कर रहे होते। देखिए हमारे प्रधानमंत्री का जलवा, देखिए भारत की मध्यस्थता में ईरान संकट, पश्चिम एशिया संकट हल हो रहा है। लश्करे नोएडा के गोदी मीडिया के चैनल तांडव कर रहे होते, खुशी से नाच रहे होते, पग घुंघरू बांध मीरा नाची की तरह नाच रहे होते नरेंद्र मोदी के जलवे को लेकर। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, सोशल मीडिया पर सुनामी आ गई होती कि देखिए भारत मध्यस्थता कर रहा है। चूंकि हमें यह अवसर नहीं मिला, इसलिए आप अपनी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला काम कर रहे हैं और इससे उल्टा नुकसान कर लिया है। हाँ। हम विदेश नीति के मोर्चे पर वैसे ही पिछले, आज हाँ। 26 तारीख हो गई, युद्ध शुरू हुए 27 दिन हो गए, हम 27 दिनों में हर दिन मात खा रहे हैं। हम्म। हर मसले पर हमने ईरान पर हमले की निंदा नहीं की, हमने अली खमनई की हत्या की पर शोक नहीं जताया, हमने ईरान का जहाज डुबोने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, 165 बच्चियों की हत्या पर एक शब्द नहीं बोले। हमने 6 दिन बाद विदेश सचिव को भेजा दस्तखत करने हम्म। अली खमनई की हत्या पर, उसमें भी निंदा नहीं हत्या की। हम कहाँ खड़े हैं? तेल और गैस के लिए तरस रहे देश का विदेश मंत्री अगर इस तरह का मूर्खतापूर्ण बयान देगा, तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जमीनी राजनीति से आते हैं वे भी इस तरह के बयान नहीं देते। यद्यपि इस वक्त मोदी की सरकार में तो एक से एक ज्ञानचंद बैठे हैं, एक से एक ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे ज्ञानी हैं, जो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम एस जयशंकर जैसे लोग, अश्विनी वैष्णव जैसे लोग, हरदीप पुरी जैसे लोग, जो देश की प्रीमियर सर्विस से आए हैं, आईएएस, आईएफएस, इनसे ऐसे बयानों की उम्मीद नहीं की जाती। तो इन पर लानत भेजिए विक्रांत जी, कि जो नरेंद्र मोदी की ठकुर सुहाती में देश के सम्मान को दांव पर लगा रहे हैं। बिल्कुल। जी। और जो आपने कहा, अगर नई दिल्ली में हो रही होती तो निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती थी और इतिहास में दर्ज बिल्कुल। हो जाता ये कि दिल्ली, नई दिल्ली में मध्यस्थता दुनिया के इस सबसे बड़े खतरे को लेकर अगर मध्यस्थता होती। थोड़ा सा डॉक्टर साहब, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26-27 दिन बाद उन्होंने संसद में बोला, और अब तक तो सरकार ये कह रही थी कि कोई अफवाह मत फैलाइए, पैनिक मत फैलाइए, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने खुद ये तुलना की कोविड के समय से और कहा कि देश को उस तरीके से तैयार रहना चाहिए। तो क्या अब जब संकट एकदम सामने आ गया है, संकट ने जब हमला बोल दिया है, तब सरकार सामने आई? थोड़ी देर कर दी सरकार ने देश के लोगों को जागृत करने में? थोड़ी देर नहीं कर दी विक्रांत जी, बहुत देर कर दी। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। पहली बात तो यह है कि शुरू के 2-3 हफ्ते तक तो मोदी सरकार शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सिर घुसेड़े हुए थी, हम्म। जैसे कहीं कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ। कोई बातचीत नहीं, कोई बयान नहीं। बात भी किससे कर रहे थे? खाड़ी देशों के मुखिया से, आक्रांता इजराइल के प्रधानमंत्री से, जो पीड़ित पक्ष था उससे तो बात ही नहीं की थी। कितने दिन बाद मसूद पेजेश्कियन से बात की है, ईरान के राष्ट्रपति से। बिल्कुल। फिर जब वो भाषण देने भी आए, तो उन्होंने करेला ऊपर से नीम चढ़ा कर दिया। हम्म। हमारे देहात में एक कहावत है, जी। कछू तो पहले ही रुआसी बैठी थी, हाँ। तापे भैया और आ गए। हाँ। ससुराल में नववधु पहले से ही रुआसी बैठी हो, उसको मायके की याद आ रही हो, हैरान परेशान हो, हाँ। उस पर अचानक उसका भाई और आ जाए तो उसकी रुलाई फूट पड़ती है। यहाँ तो देश पहले से ही परेशान था गैस के संकट से, हाँ। आपने उसमें करेला और ऊपर से नीम चढ़ा ये कर दिया कि आपने कोरोना से उसकी तुलना कर दी। हम्म। देश भूला नहीं है कोरोना संकट को। लाखों लोगों की जान गई है, लाखों करोड़ों लोग विस्थापन का शिकार हुए थे। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कहां कहां से पैदल चलकर उत्तर प्रदेश की आखिरी सीमा पर बसे गांव तक पैदल लौटे थे, हजारों किलोमीटर चलकर। रेमडेसिविर के अभाव में मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। आपने उसकी याद दिला दी। देश का प्रधानमंत्री और उसके कार्यालय के लोग भाषण तैयार करते समय क्या अपने वक्तव्य के प्रभाव का आकलन नहीं करते? कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कोरोना जैसा संकट है ये,
और लंबा चलने वाला है। जैसे कोरोना से निपटे थे वैसे निपट लेंगे। ये कैसे बट निपटे थे कोरोना से सर? कैसे निपटे थे, याद दिला दीजिए। क्या किया था सरकार ने? देश को अपने हाल पर छोड़ दिया था। देश के लोग सड़कों पर विस्थापित थे और सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब लिख रही थी, कोई सड़क पर नहीं है। हजारों लोग ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दे दिया, ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा। तो ऐसे निपटेंगे इस संकट से जैसे कोरोना से निपटे थे। यानी प्रधानमंत्री ने उस दिन न केवल पैनिक फैलाया, बल्कि देश को उसके हाल पर छोड़ते हुए कह दिया, जो उचित लगे वो करो। अमृत काल का यही ब्रह्म वाक्य है। जैसे सत्यमेव जयते हमारे राज चिन्ह पर छपा हुआ है ना, उसकी बजाय इस पर नीचे लिख देना चाहिए कि जो उचित लगे वो करो। क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो तो खुद को रोज नकारा घोषित करते हैं। प्रधानमंत्री, उनके मंत्री रोज कहते हैं कि हम किसी लायक नहीं है, किसी काम लायक नहीं है। चाहे घुसपैठियों का राग अलाप रहे हो, चाहे महंगाई पर बात कर रहे हो, चाहे रुपए की कीमत घटने पर बात हो रही हो, चाहे बेरोजगारी की। सरकार तो एलानिया कहती है कि हम तो आजाद भारत के सबसे नकारा सरकार हैं। यही प्रधानमंत्री ने उस दिन संसद में कह दिया, दोनों सदनों में बता दिया आके कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप जानो और आपका काम जाने। आप भगवान भरोसे हैं, इस संकट से निपट सकें तो निपट लीजिए। प्रेशर कुकर में, चाय की केतली में, हम्म। दूध धोने के डब्बे में, जिसमें पेट्रोल भरा सके भरा कर ले जाइए। गुजरात मॉडल स्टेट। कल वीडियो देख लिया ना विक्रांत बहुत जी इस वीडियो देश आ रहे में? हैं गुजरात, बिल्कुल। गनीमत है अभी कटोरी और चम्मच में पेट्रोल लेकर लोग नहीं जा रहे हैं, वरना वो नौबत भी आ सकती है। तो इस सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं जिसका मुखिया सर्वदलीय बैठक में हम्म। आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा? कोई है जवाब इसका? क्यों नहीं आए प्रधानमंत्री कल सर्वदलीय बैठक में? ऑपरेशन सिंदूर के समय ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं आए थे? इस देश में वो गौरवशाली इतिहास रहा है कि चीन के हमले के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, संसद का विशेष सत्र बुलाया, अपनी आलोचना सुनी खड़े होकर, न केवल विपक्ष के हाथों बल्कि अपने ही महावीर त्यागी जैसे हम्म। सांसदों की जुबान से पंडित नेहरू ने खुद को आलोचना के कटघरे में खड़ा रखा। और आज देश का प्रधानमंत्री जो खुद को 56 इंची सीने वाला कहता है, जो नॉन बायोलॉजिकल कहता है खुद को अपने श्रीमुख से, उसकी हिम्मत नहीं है संसद का सामना करने की, उसकी ताकत नहीं है सर्वदलीय बैठक में आकर विपक्ष के लोगों का जवाब देने की, उसकी हिम्मत नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विक्रांत यादव के सवालों का सामना करने की। इसलिए वो हर मौके से रणछोड़ दास बनकर अपने बंकर में जाकर बैठ जाता है। जी जी, विक्रांत जी। सर, हमने गैस की जब राकेश जी लाइन लगी तो कहा गया कि ये पैनिक है, लोग जमाखोरी कर रहे हैं इसलिए अपने घर पे ले आ रहे हैं। बाद में हालांकि एक जब नियम है कि आपको तय दिनों के अलावा आप बुकिंग ही नहीं कर सकते, तो कैसे जमाखोरी होगी ये तो समझ में नहीं आया। हम्म। लेकिन अब तो गैस पेट्रोल के लिए लाइनें, और जो आपने उदाहरण दिया कुकर और बर्तन ले जाते हुए, आपके मध्य प्रदेश में भी कई जगह पेट्रोल पंप पर यही हाल दिखाई दिया, गुजरात में यही बिल्कुल। दिखाई दिया। हैदराबाद में मैं पढ़ रहा था अभी कि वहां पर कई पेट्रोल पंप अब लगा दिया कि नो स्टॉक। तो तेल कंपनियां कह रही हैं कि कोई कमी नहीं है, किसी भी तरह का पैनिक मत कीजिए। तो ये समस्या, जब तक हम बीमारी को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक उसका इलाज कैसे इलाज के। करेंगे? एक तरफ तो गैस एजेंसियां, तेल कंपनियां कह रही हैं कि कोई कमी नहीं है, लोग जो है कुकर लेकर के जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। तो क्या एक बड़ी गंभीर स्थिति होती हुई दिखाई दे रही है अगले 2 4 10 दिनों में? बिल्कुल निश्चित तौर पर। देखिए, मैंने जैसा उदाहरण दिया कि ये सरकार हम्म। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर धंसाए है। वो सोच रही तूफान आएगा निकल जाएगा, हाँ। लेकिन तूफान ऐसे ही नहीं आके निकल जाएगा। तूफान इस देश में तबाही लेकर आ रहा है। ये बयान तो खुद प्रधानमंत्री का है। हाँ, अब तो। कल को विक्रांत यादव या हमारा जो चैनल है द हम्म। स्वतंत्र, इस पर आरोप न लगा दे कोई, हम्म। और आप पे आपके ऊपर केस रजिस्टर हो जाए कि आप अफवाह उड़ा रहे हैं कि हाँ। संकट आने वाला है, तूफान। ये बात तो खुद प्रधानमंत्री ने कही है ना, संकट आने वाला है। हम्म। पेट्रोल पंपों पर इतनी लंबी लंबी कतारें हर दिन सुबह लग जाती हैं, क्या ये नहीं दिख रहा सरकार को? इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम ने कल बड़े बड़े विज्ञापन जारी कर दिए हाँ।
कि कोई कमी नहीं है पेट्रोल डीजल की। अगर कमी नहीं है तो लोग कतारों में क्यों खड़े हैं? क्यों खड़े? किसने पैनिक फैलाया है? उत्तर प्रदेश में मारपीट हो रही है, मध्य प्रदेश में मारपीट हो रही है, हिंदू मुस्लिम शुरू हो गया है। वो बुलंदशहर में हम्म। एजेंसी का संचालक मुसलमान था, तो वो भगवाधारी कूद पड़े कि ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुओं का राष्ट्र है, हम्म। तो हम लाइन तोड़कर भी गैस लेकर जाएंगे। ये नौबत आ गई इस देश में। समस्या बड़ी है, बहुत बड़ी आफत आने वाली है अगले कुछ दिनों में, लेकिन सरकार की तैयारी नहीं दिखाई देती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब तक आप रोग को स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका उपचार कैसे करेंगे? ये सरकार किसी चीज को मानती नहीं है। बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, हम्म। बड़ी से बड़ी समस्या हो, सरकार चुप्पी साध कर बैठ जाती है। या तो प्रधानमंत्री और उनका पूरा तंत्र ऐसी समस्याओं के समय विपक्ष पर या जनता पर ही जिम्मेदारी डाल देते हैं और खुद बरी हो जाते हैं। आज आपको प्रधानमंत्री मिलेंगे, आज या कल, शायद कल जेवर में भाषण देंगे, हाँ, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए उद्घाटन दिखाई देंगे करने आया। आपको। तो वे आपको ऐसी जगह मिलेंगे, मन की बात में मिलेंगे, एक बंगाल तरफा में भी एक मिलेंगे आलाप अभी। करते, बंगाल में मिलेंगे, अभी असम अच्छा। में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे। लेकिन इतनी बड़ी आपदा के समय वे देश की चिंता करते हुए आपको कब देखे, मुझे बता दीजिए। और कोविड की याद दिला रहे हैं। लॉकडाउन के दिनों तक में बंगाल में हम सभाएं कर रहे थे नरेंद्र मोदी। ये देश भूल गया क्या? और आपके राज्य की तो सरकार बदलने में तो कोई नहीं। हमारे राज्य की तो सरकार ही उसी तारीख में बदली गई थी। ये- 20 मार्च को ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके विधायकों की हम्म। खरीद फरोख्त, दल बदल, आप जो भी कुछ कहना चाहें, है। वो कराया जा रहा था। लोग मर रहे थे मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह शपथ ले रहे थे राजभवन में। हम्म। तो इस सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे, जिस सरकार और उसके मुखिया को सर्वदलीय बैठक में आने की भी जरूरत नहीं लगती है? हम्म। उससे क्या उम्मीद की जाए? डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल, क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी नजर खूब रखते हैं। जिस तरीके से अमेरिका ने कहा कि 5 दिन का अचानक चौंकाया ट्रम्प साहब ने, और उसके बाद ईरान का जो रुख आया, और बाद में अब ईरान ने कहा कि उनकी जो 5 मांगे हैं उसमें वो किसी तरह झुकते हुए तो नहीं दिखाई दे रही। वो कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ बिल्कुल। हॉर्मज पर कोई कब्जा नहीं देंगे, आपने जो नुकसान किया उसका मुआवजा दीजिए। और यानी पूरी तरीके से ईरान अपने आप को अपर हैंड पर रख रहा है। तो किस, क्या देख रहे हैं सर, क्या इसका निकलेगा? क्या ये युद्ध रुक पाएगा? क्या समझौता हो पाएगा? क्योंकि ईरान झुकता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, जो अमेरिका सोच रहा था कि किसी तरह झुका करके सब खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और उनके संगी साथियों ने आकलन करने में कोई बड़ी हिमालयन भूल कर बहुत दी बड़ी है। भूल हो गई। हम्म। बहुत बड़ी भूल हो गई है उनसे। उनको अंदाजा नहीं था कि ईरान ने पिछले 30 साल से हाँ। इसी दिन के लिए तैयारी कर तैयारी। रखी थी। ईरान कोई वियतनाम या अफगानिस्तान नहीं है। हम्म। बेसिक अंतर है इन तीनों देशों में। देखिए, वियतनाम में किसान लड़ रहे थे, आम लोग लड़ रहे थे, छोटे छोटे लड़के लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ। अफगानिस्तान में बिना पढ़े लिखे तालिबानी लड़ाके लड़ रहे थे। वे तकनीक के स्तर पर, हाँ। शिक्षा के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर उस तरह से समृद्ध नहीं थे। हाँ। लेकिन ईरान के जो आंकड़े अब तक सामने आ चुके हैं, हम्म। 94% अरे लिटरेसी रेट है। संयुक्त राष्ट्र संघ का आंकड़ा है, हाँ, 94% बिल्कुल। लोग पढ़े लिखे हैं। पूरी कैबिनेट, पूरा संसद, ज्यादातर लोग पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट हैं, हाँ। पीएचडी हैं। अभी जिनकी हत्या हुई है वे तो फिलोसफर थे, हाँ। किताबें लिखी हैं, हाँ। कांट जैसे अंतरराष्ट्रीय विद्वान पर उनकी किताब है, हम्म। जो अभी शहीद हुए हैं। तो किन लोगों से लड़ रहे हैं आप? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतने संपन्न हैं कि उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे को 30 साल में इतना उन्नत कर लिया है कि आपके ड्रोन की नकल करके उससे अच्छे ड्रोन बना लिए हैं। उनकी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि आप जमीन पर उतरकर लड़ाई लड़ सकें। मैं चूंकि सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी हूं, जी। तो मैं संक्षेप में उसको भी बता देना हाँ। चाहता हूं। ईरान का जो भौगोलिक विस्तार है, एक तो चारों तरफ से हाँ। जहां जहां उसका समुद्री किनारा है, वहां पहाड़ हैं उसके किनारे हाँ। पर। और उन पहाड़ों में उन्होंने बंकर बना रखे। उनमें छोटे छोटे पानी के जहाज, छोटी छोटी नावें लगा रखी हैं। अगर आपने समुद्र तट की तरफ से हमला किया, जो 3,000 मरीन भेजे हैं हाँ। ट्रंप ने, तो वे गुफा में से निकलेंगे पहाड़ के अंदर से और आप पर हमला करके अंदर घुस जाएंगे। और इतने ऊंचे पहाड़ हैं कि बंकर बस्टर बम भी उन पर आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते उनको। नंबर 2,
जमीन पर लड़ाई लड़ना सबसे हाँ, कठिन काम होता है। सबसे हवाई मुश्किल। हमले से आप हाँ। कितना भी लड़ते रहिए, और ईरान का जो मनोबल है, उनका जो हौसला है, हाँ। उसे अमेरिका तोड़ नहीं पाया। इसलिए अब मैं आपके सवाल पर आता हूं, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, हम्म। क्योंकि ईरान अमेरिका और उसके पिट्ठुओं की शर्तों को नहीं मानेगा। उसने अपनी सारी शर्तें बता दी हैं। खाड़ी देशों की आफत अब ये हो गई है कि वे दो पार्टों के बीच में पिस रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ फौजी अड्डे बनाने को दिए अमेरिका को, हाँ। ईरान उन फौजी अड्डों पर हमले कर रहा है। उसका खामियाजा गेहूं के साथ घुन भी पिसने वाला हो गया। अगर ईरान की इन शर्तों को नहीं माना गया तो ये लड़ाई लंबी चल सकती है। इराक के साथ तो 8 साल लड़ाई लड़ी थी हाँ, ईरान ने, बिल्कुल। कुछ नहीं कर पाया अमेरिका। हम्म। रिजीम चेंज कर नहीं पाया, आपका जो पहला टारगेट था, उद्देश्य था, सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। जनता विरोध में सड़कों पर नहीं उतरी, उल्टा देश के साथ खड़ी हो गई, देश के निजाम के साथ खड़ी है जनता। तो जब तक कोई बड़ा देश इसकी मध्यस्थता न करे, कोई हम्म। बीच का रास्ता न निकले, तब तक युद्ध विराम नहीं होगा। अंतिम बात, जी। जो 5 दिन तक पावर ग्रेड एनर्जी सोर्सेज पर हमला न करने की बात ट्रंप ने कही है, वो सिर्फ एक छलावा है, वो हम्म। कैमोफ्लेज है, सिर्फ धोखा है। उन 5 दिनों में ट्रंप अपनी तैयारियों को दोबारा हाँ। तैयार करने का समय ले रहे हैं। अपने मरीन्स भेजने थे, बड़े बड़े जंगी जहाज समुद्र के रास्ते भेजने थे, वो सारी तैयारियों में उन्होंने ये 5 दिन का समय लिया है। हम्म। लेकिन ईरान ने कब माना उनके इस 5 दिन के सीज फायर को? अभी नहीं। इसराइल ने कब माना? हम्म। जिस दिन से ट्रंप ने कहा है, उसकी उसी रात से दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। इसराइल भी जबरदस्त हमले कर रहा है, ईरान भी कर रहा है। हम्म। और बड़ी खबर यह है कि आई यूएसएस अब्राहम लिंकन बड़ी मुश्किल से ठीक होकर पंचर वंचर जुड़वा के दोबारा आए थे, उसके हाँ। पुट्टी उट्टी करवा कर उसने फिर हमला कर दिया ईरान ने उस पर। हाँ। डेंटिंग पेंटिंग होकर आया था अभी बहरीन या पता नहीं कहां से। हाँ। F-18 गिरा दिया कल, हाँ। इससे पहले F-35 गिरा चुके, F-16 गिरा चुके, अब कल F-15 15 गिराया था, अब 18 गिरा दिया है कल। तो ये स्टेल्थ विमान गिरा रहा है ईरान। इतने बड़े बेड़े, बहुत बड़े जहाजी बेड़े हैं सर, वो कोई इतने छोटे मोटे बिल्कुल। जहाज थोड़ी हैं। हम्म। उन पर 100 हवाई जहाज उतरते हैं, टेक ऑफ करते हैं और उतरते हैं, न जाने। उन पर टैंक हैं, सीधे समुद्र किनारे ले जाकर अगर किसी तटवर्ती देश में, तो टैंक उतार देंगे सीधे जहाज से। बख्तरबंद गाड़ियां हैं, सब कुछ है। हम्म। सैकड़ों फौजी उन जहाजों पर रहते हैं, उन पर ईरान हमला कर रहा है। और अंतिम बात, हॉर्मुज के बिना हाँ। ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। और हॉर्मुज हॉर्मुज जल डमरू मध्य ईरान नहीं छोड़ेगा। हम्म। वो उसका होल सोल मालिक है, हाँ। कुंडली मारकर वहां बैठा है। वहां अगर आप चाहो कि अमेरिका की साझेदारी वो मान ले कि चलिए अपन दोनों मिलकर यहाँ पे टोल प्लाजा चलाएंगे, हमें ईरान उसको स्वीकार नहीं कभी नहीं करेगा। करेगा। तो लड़ाई अभी लंबी चलेगी, और पूरी दुनिया को इससे बेहद संकट का सामना करना पड़ेगा, और भारत भी अछूता नहीं रहेगा। हम बहुत बड़े देश हैं, हम्म। हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है उस तरह से, हमारे पास मित्र देश नहीं है। आज की तारीख में हमने रूस को खो दिया, हमने ईरान को खो दिया। हाँ। तो आज हम अकेले खड़े हैं हम्म। दुनिया के बाजार में, और हमारा मालिक बना बैठा है डोनाल्ड ट्रंप। नमक तेल लकड़ी किससे खरीदोगे वो तय कर रहा है। तो हमारे पास अभी बहुत अंधेरे दिन धीरे धीरे करीब आ रहे हैं जी। उम्मीद की जानी चाहिए सर फिर भी कि युद्ध किसी तरह रुके। बिल्कुल और चले। पूरी दुनिया के सामने, मानवता के सामने बड़ा संकट तो खड़ा हो ही गया है। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया पक्का। डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।